क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। अब एक्टिवेशन एनर्जी को समझना है तो बेटा इसके मैं बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट बनाऊंगा, उन पॉइंट को देखते रहना, समझना। तो हम लोग सबसे पहला पॉइंट करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। कंसीडर फॉलोइंग रिएक्शन। मैं इस रिएक्शन को कंसीडर करता हूं, कौन सी? ए रिएक्ट विद बी एंड कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ए बॉन्ड बी। हम इस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। ए बी ट्वाइस ए बी, यहां से इस रिएक्शन को कंसीडर करेंगे। अब ये रिएक्शन होती कैसे वो समझना। अब ये रिएक्शन होती कैसे वो समझना, और उसके बाद कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन कैसे होती है बेटा, इसकी एक रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग। पहला ग्राफ देखना, समझना। ये है एनर्जी, यहां पे हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे लिखते हैं टाइम, या कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी लिख सकता हूं मैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो या टाइम लिख दो, ठीक है। तो मैं यहां से लिख लेता हूं, टाइम लिख दो या रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिख दो। टाइम लिख देते हैं। रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है? रिएक्शन कुछ ऐसे स्टार्ट होती है बच्चों, रिएक्शन कुछ ऐसे स्टार्ट होगी कि रिएक्शन स्टार्ट होगी, रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। तो हुआ क्या होगा, यहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है और ये रिएक्शन कुछ ऐसे जाती है। इस साइड है रिएक्टेंट, इस साइड है रिएक्टेंट। अब ये दोनों क्या है? ये दोनों है रिएक्टेंट, और ये क्या है? ये है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस साइड तो है रिएक्टेंट, ए बॉन्ड ए प्लस बी बॉन्ड बी, और यहां पर है आपका प्रोडक्ट ट्वाइस ए बॉन्ड बी। ध्यान से देखना, समझना मेरे बच्चों। होता क्या है, होता क्या है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर एनर्जी सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पे क्या हुआ होगा, इस ए और बी के, मैं कुछ ऐसे कह सकता हूं, इस ए और ए के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ होगा। इस बी और इस बी के बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ होगा, और इस ए और इस बी में नया बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ होगा। और तो ये बीच में जो ये स्ट्रक्चर बनी ना, जहां पर बॉन्ड टूट रहे हैं और नए बॉन्ड बन रहे हैं, इसको साइंस की भाषा में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, क्या नाम दिया जाता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, समझना। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहां से यहां तक, ये एनर्जी है रिएक्टेंट की। मैं इसको दिखा देता हूं ई आर। यहां से यहां तक ये एनर्जी है प्रोडक्ट की, और इसको दिखा देता हूं ईपी। अब इन रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में बदलना है, तो इस रिएक्टेंट को इस प्रोडक्ट में बदलने के लिए इतनी एनर्जी और चाहिए, क्योंकि पाथ तो यही है, रास्ता तो ये है, पाथ तो ये है ना। यही वाले पाथ को फॉलो करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा। पाथ तो यही है बच्चों, इसी पाथ पे से तो रिएक्टेंट किस साइड जाएगा? प्रोडक्ट। तो इस पाथ पे जाने के लिए इन रिएक्टेंट को ये वाली एनर्जी और चाहिए। इस एनर्जी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक छोटा सा ग्राफ है, और इसको समझना। और अब दो
कुछ पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उन पॉइंट को देखना। सबसे पहला पॉइंट कि ये एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहेंगे बेटा? बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहेंगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required for reaction, या द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा वर्ड लगाना बेटा, द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, या ब्रैकेट में लिख दो फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, फॉर फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलेंगे, रिएक्टेंट पहले जाएंगे एक इंटरमीडिएट स्टेट जिसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जाएगा प्रोडक्ट में। तो रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें बेटा, नेक्स्ट बात करें, यहां से इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की टोटल एनर्जी क्या होगी उसको बोलते हैं थियरसोल्ड एनर्जी। क्या बोल देते हैं बेटा? थियरसोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थियरसोल्ड एनर्जी, THRESHOLD, थियरसोल्ड एनर्जी। थियरसोल्ड एनर्जी क्या होती है? यहां से लेके यहां तक की एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ, बेटा हुई सतीश कुमार, बेटा हु इज सतीश कुमार? सतीश कुमार के नाम से किसने एंट्री की है क्लास में? बेटा अपना नाम से एंट्री करो ना, अटेंडेंस कैसे होगी? थियरसोल्ड एनर्जी, अच्छा थियरसोल्ड एनर्जी क्या होती है? द टोटल एनर्जी, द टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन, द टोटल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट के पास पहले से थी, इतनी और चाहिए, तो ये हो गई टोटल एनर्जी फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। द टोटल, ये तो थी मिनिमम एक्स्ट्रा, और अब लिखता हूं द टोटल एनर्जी, total amount of energy, the total amount of energy required for formation of activated complex। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए टोटल जितनी एनर्जी चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं थियरसोल्ड एनर्जी किन दो एनर्जी का टोटल होगा? थियरसोल्ड एनर्जी, यहां से यहां तक की एनर्जी को थियरसोल्ड एनर्जी कहेंगे। तो थियरसोल्ड एनर्जी टोटल होगा रिएक्टेंट की एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी जोड़ दो, दैट विल बी थियरसोल्ड एनर्जी। यहां पर मैं लिख देता हूं, मैंने ER का मतलब रखा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, EA का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, EP का मतलब है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट।
तो जब रिएक्टेंट की एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दें, जब रिएक्टेंट की एनर्जी में हम एक्टिवेशन एनर्जी को ऐड कर दें तो थियरसोल्ड एनर्जी निकलती है। या थियरसोल्ड एनर्जी में से अगर हम लोग रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दें तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। तो तीनों में रिलेशन ये है, थियरसोल्ड एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट की एनर्जी में, रिएक्टेंट की एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहते हैं आप लोग, तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट याद रखो। थियरसोल्ड एनर्जी में एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को जोड़ दें तो हमारी थियरसोल्ड एनर्जी निकल के आ सकती है। तो बात कर सकते हैं अगले पॉइंट पर कि एक होता है जिसको बोलते हैं डेल एच, चेंज इन एनर्जी। और डेल एच कैसे निकालते हैं? डेल एच हमेशा निकालते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो। इस प्रोडक्ट की एनर्जी में से रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो तो डेल एच निकल के आता है। और डेल एच का मतलब होता है रिएक्शन एंथैल्पी। क्या होता है बेटा? रिएक्शन एंथैल्पी। अब दो केस हो सकते हैं। अब देखो इस वाले ग्राफ में देखो, ईपी और ईआर किसकी वैल्यू ज्यादा और किसकी कम? बोले सर ईपी की वैल्यू कम है, ईआर की वैल्यू ज्यादा है। तो इसके अंदर मैं दो केस बना सकता हूं। अब मैं इसके अंदर दो केस बना सकता हूं। फर्स्ट, जब ईपी लेस देन ईआर होगा, जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी और रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, देन डेल एच। अच्छा, डेल एच कैसा निकलेगा? डेल एच निकलेगा नेगेटिव। जब ईपी की कम होगी, ईआर की ज्यादा होगी, तो डेल एच कैसा निकलेगा? नेगेटिव। और जब डेल एच नेगेटिव होगा तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता था? ईपी ग्रेटर देन ईआर। मान लो मैं इस ग्राफ को यहां लेके यहां खत्म कर देता, दैट इज ईपी, दैट इज ईआर। अगर ईपी ग्रेटर देन ईआर तो देन डेल एच कैसा होगा? डेल एच जो है वो पॉजिटिव होगा। और डेल एच पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी। क्या यहां तक की बात समझ में आई? अभी बहुत बड़ा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी का, ध्यान से सुनते हैं ना। फिलहाल यहां तक का बात को देखो, समझो। एक्टिवेशन एनर्जी समझने के लिए हम रिएक्शन लेते हैं। ए बी बी दो रिएक्टेंट है, दे कन्वर्ट इनटू ट्वाइस ए बी। मैंने यहाँ पे ए बी बी दो रिएक्टेंट है, आपस में कोलिजन हुआ और क्या बना है? ट्वाइस ए बी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। ये है रिएक्टेंट, ये इस साइड मैंने लिखा है रिएक्टेंट, और इस साइड ये बन गया है प्रोडक्ट। और इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक सबसे अनस्टेबल स्पीसीज, क्योंकि एनर्जी सबसे ज्यादा है, एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्सली रिलेशन है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन और लिख भी सकते हैं आप लोग, अगर याद रखना चाहो तो मैं यहां लिख सकता हूं, एनर्जी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी। जिसकी एनर्जी जितनी कम उसकी स्टेबिलिटी भी इतनी ज्यादा। तो यहाँ पर रिएक्टेंट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट, उससे थोड़ा कम स्टेबल रिएक्टेंट, और सबसे कम स्टेबल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो ये रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करते हैं और कोलाइड करके बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। जब पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने, ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में से कुछ समय बाद ये पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बन जाते हैं, इट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। ये तो है ग्राफ छोटा सा। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं? द मिनिमम एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वर्ड लगाना जरूरी है यहां से यहां तक के लिए। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन या फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी है, इसको इतनी एनर्जी हो चाहिए, तब ये किस में बदल सकता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। तो इस जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और यहां से लेके यहां तक जो टोटल एनर्जी है ना एक्टिवेशन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, उसको कहते हैं थियरसोल्ड। तो अगर मुझे यहां से यहां तक का टोटल निकालना है तो मैं इस ई आर में ई ए जोड़ दूं, तो थियरसोल्ड इक्वल टू ई आर प्लस ई ए। अब दो एनर्जी है, एक प्रोडक्ट की एनर्जी, एक रिएक्टेंट की। ईपी माइनस ई आर, तो क्या निकल के आता है? डेल एच। डेल एच क्या होता है? रिएक्शन एंथैल्पी।
अगर ईपी कम है, ईआर ज्यादा है तो डेल एक्स नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक होगी, और ईपी ज्यादा है और ईआर कम है तो डेल एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक होगी, और एनर्जी इनवर्सली टू स्टेबिलिटी होता है। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, एक स्क्रीन पर नहीं हो सकता, मुझे 2 या 3 स्क्रीन की जरूरत पड़ेगी, तो यहां से स्टार्ट किया है हमने टॉपिक। क्या ये समझ में आ गया? मुझे 28 के 28 बच्चों का कंफर्मेशन चाहिए। क्या ये समझ में आ गया? तो ये थ्योरेटिकल सी बात है। अब आगे, अब ये मैं यहीं से आगे टॉपिक चलाऊंगा, नया टॉपिक नहीं चला, आज केवल एक ही टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी, वो भी कंप्लीट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत बड़ा सा टॉपिक है एक्टिवेशन एनर्जी। आगे चलते हैं, मैं यहां से आगे चलूंगा, और ये माइंड में रखना, ये माइंड में रखना, ये ग्राफ, इसी से आगे चलेंगे। अब बात आती है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? द इंटरमीडिएट, अब लिखो, अगला पॉइंट लिखते हैं। अभी देखा होगा आपने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, तो अगला पॉइंट लिखता हूं, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है? द इंटरमीडिएट, द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बीच में बनने वाला इंटरमीडिएट, द इंटरमीडिएट ऑफ रिएक्शन इन विच बॉन्ड ब्रेकिंग, in which bond breaking and bond formation, in which bond breaking and bond formation, bond breaking and bond formation both occur, in which bond breaking and bond formation both occur simultaneously, both occur simultaneously, both occur simultaneously, जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों एक साथ हो, उसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब देखो रिएक्शन कैसी हुई होगी, ए बॉन्ड ए प्लस बी बॉन्ड बी, दोनों ने रिएक्शन की होगी, एक ये है रिएक्टेंट, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ होगा, ये बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ होगा, बी और बी में बॉन्ड टूटना स्टार्ट हुआ होगा, और मैं ये कह सकता हूं इस ए और बी में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ होगा, इस ए और बी में बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई होगी, इस ए और बी में बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ होगा, इस ए और इस बी में ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हुआ होगा। इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और कुछ देर बाद ये बॉन्ड टूट गए होंगे और ये नए बॉन्ड बन गए होंगे ए और बी के बीच में, क्या बन गया होगा? प्रोडक्ट बन गया होगा। तो व्हाट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? व्हाट इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? जिसमें बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ में हो, उसको ही बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मोस्ट अनस्टेबल स्पीसीज है, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल। और मोस्ट अनस्टेबल क्यों है? ड्यू टू हाईएस्ट एनर्जी, ड्यू टू हाई एनर्जी, जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। तो आपने ग्राफ में देखा होगा, आपने ग्राफ में देखा होगा इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी, ये पीक पर है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, स्टेबिलिटी सबसे कम है। हाँ या ना? यहां तक की बात समझ में आ गई?
यहां से तक की बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं और इंपॉर्टेंट सा पॉइंट उठाते हैं। हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था, वो था रेट लो। रेट लो, रेट लो में आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। पढ़ा था R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। रेट लो में आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। हाँ याद आ पढ़ा था बच्चों, R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। अब ध्यान से देखो कि हमने कहा था, और वी नो, साथ में हम ये भी जानते हैं, वी नो टेम्परेचर डायरेक्टली टू रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी और लेफ्ट साइड की वैल्यू बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाऊं तो आर की वैल्यू बढ़ती है, लेफ्ट की वैल्यू बढ़ती है, तो दैट मींस राइट साइड की वैल्यू पे भी कोई ना कोई तो इंक्रीज हुआ होगा। अब ध्यान से देखो, ना तो ये इंक्रीज हो सकता और ना ये इंक्रीज हो सकता। जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ता है, और जब हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो के भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर के बढ़ता है तभी तो आर बढ़ता है। के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू इंक्रीज होगी या नहीं होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट बढ़ता है। यहां पर आर क्या है, आर तो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। आर तो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, और के क्या है, हम लोग पढ़ चुके हैं, रेट कांस्टेंट। हम लोग पढ़ चुके हैं रेट कांस्टेंट। ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये क्या है, रेट कांस्टेंट। बात को समझना। तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाते हो जब रेट कांस्टेंट बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ती है। तो एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। कई बार पूछ लिया जाए आप लोगों से कि एक टर्म है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट, COEFFICIENT, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और टेम्परेचर कोफिशिएंट को एन से दिखा देते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट एट T plus 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। मान लो एक बार हम के की वैल्यू निकालते हैं 298 केल्विन पर। मान लो मैं एक बार के की वैल्यू निकालता हूं, और मोस्टली ये भी काम हम लोग बाई चांस कभी टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हो तो हमें यही वैल्यू रखनी है। टेम्परेचर कोफिशिएंट को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, रेट कांस्टेंट एट 298 केल्विन डिवाइड बाई रेट कांस्टेंट एट 308 केल्विन। बड़े ध्यान से देखो कि हम लोग, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट, ये है टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि हम रेट लो जानते हैं R इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा। टेम्परेचर बढ़ाओ तो R की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओ तो के की वैल्यू बनती है, के की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो 10 प्लस T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 में 10 जोड़ दो, 40 डिग्री सेल्सियस में जो रेट कांस्टेंट था डिवाइड बाई 30 डिग्री सेल्सियस का रेट। क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू, हाँ सॉरी दैट इज 308 और ये 298, 308 298। तो क्या लिख सकते हैं, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस और रेट कांस्टेंट एट
T डिग्री सेल्सियस। जब मैंने आपको फैक्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाती है। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम बढ़ जाती है। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम इंक्रीज हो जाती है। हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ जाती है। अब जब हर 10 डिग्री सेल्सियस पर रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ती है, अब रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम बढ़ती है तो के की वैल्यू भी कितने टाइम बढ़ती होगी? 2 टाइम, क्योंकि टेम्परेचर का इन दोनों पे तो असर पड़ता ही नहीं है। कंसंट्रेशन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू जितनी बढ़ेगी आर की भी उतनी बढ़ेगी। तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन लगभग 2 टाइम हो जाता है, तो के की वैल्यू भी लगभग 2 टाइम होगी या नहीं होगी? दैट मींस हर 10 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू लगभग 2 के आसपास आती है हमेशा। टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू हमेशा 2 के आसपास होती है। क्यों? क्योंकि हर 10 डिग्री सेल्सियस पर ये 2 टाइम बढ़ेगा, तभी रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम बढ़ेगी। तो कोई पूछ ले व्हाट इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट? रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। बोले टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू, बोले लगभग 2 आएगी, हमेशा लगभग 2 के आसपास आएगी। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं आगे चलूं। 2 बातें समझ में आई, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड रेट लो। Activated complex and rate law, the intermediate of reaction in which bond breaking and bond formation both occur simultaneously. जब बॉन्ड और बॉन्ड टूटते और बॉन्ड बनते दोनों एक साथ हैं, उसी को कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। मोस्ट अनस्टेबल है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है, और ये हमने रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। टेम्परेचर कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, रेट कांस्टेंट एट T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय रेट कांस्टेंट एट T डिग्री सेल्सियस। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर, एक्टिवेशन एनर्जी। टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, या रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ता है? तो मैं बात को यूं कह दूं ना कि टेम्परेचर का इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पे ना कह के मैं रेट कांस्टेंट कह दूं, बात एक ही है ना। अभी हमने पढ़ रहे थे टेम्परेचर का इफेक्ट रेट कांस्टेंट पे पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो एक साइंटिस्ट आया, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन देके गया, ध्यान से देखना और समझना। और टॉपिक का नाम क्या दे गया? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कह दो या फिर रेट ऑफ रिएक्शन कह दो, बात एक ही है, रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट की बात करें तो एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट ने इसको दिया। लास्ट टॉपिक कर रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम था अरेनियस। उसने एक इक्वेशन दी। एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम है अरेनियस। एक साइंटिस्ट आया, उस साइंटिस्ट का नाम है अरेनियस, ARRHENIUS, अरेनियस, अरेनियस। और उसने एक इक्वेशन दी जिसको हमने कहा अरेनियस इक्वेशन। बड़े ध्यान से देखना, अरेनियस इक्वेशन। एक साइंटिस्ट आया, उसने अरेनियस इक्वेशन दी और उसने रिलेशन बनाया टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट में। क्या इक्वेशन दी उसने? उसने इक्वेशन दी, कोई अरेनियस इक्वेशन पूछ ले तो दैट इज K इक्वल टू A ई की पावर माइनस EA अपॉन RT। मैं यहां से डेरिवेशन स्टार्ट कर रहा हूं। K इक्वल टू A ई की पावर माइनस EA अपॉन RT।
अब यहां ध्यान से देखो, यहां पर ये के क्या है, के क्या है, के तो रेट कांस्टेंट है, के क्या है, के रेट कांस्टेंट है, बोला ठीक है। ये ए क्या है, ए, ये जो ए है ना बेटा, इसको कांस्टेंट कहते हैं और इसको हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जानते हैं। हम इसको किस, ए का मतलब क्या है, ए को हम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कल पढ़ाएंगे इसको, फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से जानते हैं। ए को हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर, और जो ये स्मॉल ई है ना, जो स्मॉल ई है, ये मैथ की एक मैथमेटिकल टर्म है। याद हो जब आप लोग कैलकुलेटर की बात करते हैं तो कैलकुलेटर में जब बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाए तो वो ई चला जाता है, तो ये वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये मैथमेटिकल टर्म है। कभी कैलकुलेटर में बहुत बड़ी कैलकुलेशन करना, 1000 इंटू 2500 जो भी कुछ इस टाइप से बहुत बड़ी कैलकुलेशन करना, और कभी कहीं भी हो तो ऐसे ई लिखा आता है, ये मैथमेटिकल टर्म है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जिसको बोलते हैं। अच्छा, ई सबको पता है, ई क्या है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी। ई क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, आर सबको पता है गैस कांस्टेंट। और टी क्या है, टी है टेम्परेचर इन केल्विन। यहां से हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। आर्रेनियस ने एक इक्वेशन दी, k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होती है आर्रेनियस फैक्टर पैरामीटर्स के लिए। इसको आप आर्रेनियस इक्वेशन, अब आर्रेनियस इक्वेशन से हम निकालेंगे, वो कहलाएंगे आर्रेनियस पैरामीटर। इसको नाम दे दिया जाता है आर्रेनियस पैरामीटर, और यहां से डेरिवेशन स्टार्ट होगी आर्रेनियस पैरामीटर्स। और अब आर्रेनियस के पैरामीटर्स के लिए मैं डेरिवेशन निकालता हूं। इस इक्वेशन का लॉग ले लो, नेचुरल लॉग, इस इक्वेशन का नेचुरल लॉग ले लो दोनों साइड। टेक द नेचुरल लॉग बोथ साइड, टेक नेचुरल लॉग ln बोथ साइड, दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लो। अच्छा, इसका तो हो जाएगा ln के, इसका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी फैक्टर का ln a। और यहां पे याद रखना e की पावर x, अगर इसका नेचुरल लॉग लिया जाए, नेचुरल लॉग एक्सपोनेंशियल की पावर x हमेशा x के बराबर होती है। ये एक मैथमेटिकल रूल है कि अगर एक्सपोनेंशियल की पावर, एक्सपोनेंशियल फैक्टर की पावर x है और उसका नेचुरल लॉग ले तो जो पावर है वही आ जाती है। तो मैं इसका नेचुरल लॉग लूंगा तो क्या ये माइनस ई अपॉन आर टी होगा या नहीं होगा। इसको दे देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखना, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेचुरल लॉग ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, मैथ की टर्म है। नेचुरल लॉग ई की पावर x हमेशा होता है x। तो जब मैंने इस हिस्से का नेचुरल लॉग लिया तो ये पावर आ गई बस केवल, हो सकता है। अब मैं दो केस बना देता हूं, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहा है तो अब दो केस बना लो। केस फर्स्ट, और यहां लिख देता हूं केस सेकंड। केस फर्स्ट क्या कर दूं, केस फर्स्ट क्या कर दूं, जब टेम्परेचर T इक्वल टू है T1 तो K इक्वल टू है K1। जब K की जगह रख दूं K1, जब टेम्परेचर T1 है तो रेट कांस्टेंट K1 है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा। दूसरा कर दूं, जब T की वैल्यू